हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में 1 से 10 तक की टेस्ट सीरीज हम लेकर आएंगे, जिस तरह से हमने चर्चा की है ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज की। अगर आपने ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है, जो कि आपकी TGT, PGT और LT ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज हम चर्चा करेंगे TGT, PGT और LT ग्रेड के लिए जो हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है उसकी। तो यहाँ पर हम टोटल 10 टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे, और इसी क्रम में जो है आज हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की। प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है, इसकी चर्चा करेंगे। और ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने अभी तक जितनी भी तैयारियां की हैं, एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, तो उन सब के लिए तो आपको जांचने का एक मौका मिलेगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से मिलेंगे देखने को। तो देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी की है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को खुद से लगाने का प्रयास करना है। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा और आपको जज करना है, अपनी तैयारी को देखना है कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त कौन थे 1891 में? ये 1891 में जनगणना आयुक्त थे वेंस, यानी कि जर्वाइस एथेलिस्ट वेंस, इनका जो है पूरा नाम है। तो ये जनगणना आयुक्त थे। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हैं, जैसे आप समझ लीजिए भारत की जो है पहली जनगणना कब हुई। पहली जनगणना कब हुई आपको ये समझ लेना है। ये हुई थी कब? 1872 में। 1872 में पहली जनगणना होती है, और ये किसके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना होती है 1872 में। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, वह पूछ लिया जाता है कि भारत की नियमित जनगणना कब हुई है। तो नियमित जनगणना की बात अगर हम करें तो ये हुई है 1881 में। और ये किसके कार्यकाल में हुई है? ये हुई है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई है। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, वह पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये कब होती है? ये होती है कब? 1951 में। 1951 में। इसी तरह से 2011 की जनगणना, भारत में कौन से नंबर की जनगणना है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये जनगणना है 15वीं जनगणना। और 2011 की जनगणना का के समय आयुक्त कौन था, यानी कि कौन आयुक्त था? तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए थे? तो ये भूमि जो है किसने दी है? तमिलनाडु के बेदिरे रामचंद्र रेड्डी जो थे, इन्होंने ये भूमि दान दी थी। किसको? विनोबा भावे को। विनोबा भावे को। ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और ये कब दी है? 18 अप्रैल 1951 में। 18 अप्रैल 1951 में। और यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन जाता है कि विनोबा भावे ने जो है किसकी स्थापना की है, कौन से समाज की स्थापना की है? तो इन्होंने की है किसकी स्थापना? सर्वोदय समाज की स्थापना की है। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की है? विनोबा भावे ने की है। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो सर्वोदय समाज का उद्देश्य क्या था? ये था अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, माउंट वेटेन के जाने के पश्चात निम्न में से कौन या किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है? तो इनमें से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है, ये आपको याद रखना है। भारत के जो पहले व अंतिम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी जो थे, ये जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि माउंट बेटन के जाने के पश्चात। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान द्वीप को नाम दिया गया था शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किन्होंने अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर प्रभुत्व जमाया था? तो ये किसने जमाया था? ये राजपूतों ने तथा अन्य हिंदू जो कुछ थे उन्होंने जमाया था। तो ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, नाम दिए गए हैं कुछ, और उसके बाद सूची सेकंड में कुछ पार्टियां दी गई हैं। तो इन पार्टियों को की स्थापना किसने की है उनके बारे में आपको सुमिलित करना है। देखिए बी डी सावरकर ने किसकी स्थापना की है, इन्होंने की है अभिनव भारत की। ठीक है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की है। इसी तरह से तारकनाथ दास जो हैं इन्होंने फिर हिंदुस्तान की स्थापना की है, और मदन लाल करजन ने करजन विलेज की स्थापना की है। तो इस तरह से ये सही है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो पहले का थर्ड दो जगह है, और दूसरे का फर्स्ट यानी कि यहाँ पर है। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है, सबसे पहले ये समझना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है ये हुआ था 1942 में। और ये किन के मध्य हुआ है, ये हुआ है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था। इनमें से कौन जो है काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था। आपको ये समझ लेना है, काकोरी षड्यंत्र जो है यहाँ से प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जितने भी पॉइंट आपको मिले याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि काकोरी कांड कब होता है। काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। ठीक है। और इसमें अगर शामिल सदस्यों की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी जो थे इसमें शामिल थे, लेकिन सूर्य सेन जो थे इसमें शामिल नहीं थे, और इन सभी को फांसी दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सूर्य सेन इसमें शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है किसका है, ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये कथन किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा किस क्रॉप से है। तो ये किससे है, ये है जाम्बुकी यानी कि नील से है। नील दर्पण की जो प्रेरणा है ये किस फसल से है। तो ये है जाम्बुकी यानी कि नील से। अगर हम बात करें नील दर्पण की नील दर्पण की रचना किसने की है। तो नील दर्पण की रचना किसने की है, दीनबंधु मित्र ने। किसने, दीनबंधु मित्र ने। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लहो नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था रिपन ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान कर दिया था। तो कौन अफसर था जो कमांड कर रहा था, ये था जनरल वाइट, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 1936 में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता जो है ये किसे कहा गया है, ये कहा गया है मार्टिन वर्ड को, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील दर्पण संबंधित था। तो नील दर्पण जो था ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था नील की खेती करने वालों से संबंधित था नील दर्पण। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी। तो ये बस्ती कौन सी थी, ये थी हुगली। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ अधिनियम है और उनको कौन लेकर आया था उससे सुमिलित करना है। तो देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ये किससे संबंधित है, लॉर्ड लिटन से, यानी कि ए का थर्ड। और इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 जो है ये संबंधित है किससे, कर्जन से, यानी कि बी का 2। तो यहाँ पर हम मिलाकर देख लेते हैं कौन सा हमारा सही होता है। अगर नहीं होता है तो और हम देखेंगे। तो ए का तीन पहले में ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। तो सबसे पहले आप 2 मिलान कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उससे देखिए एलिगेशन मेथड अपनाकर कि सही होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं तो ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं संवाद सूक्त में। संवाद सूक्त में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु जो थे ये कृष्ण के उपासक थे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतर प्रस्तुत किया था? ये क्या था? कृतिवास ने। किसने? कृतिवास ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? अब अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? ये की थी हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो मनसबदारी प्रणाली से ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट आपको मिले आप लोग याद कर लीजिए। तो मनसबदारी प्रणाली जो है किसके द्वारा आरंभ की गई? ये की गई थी अकबर के द्वारा। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 1575 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया है? तो ये लिखा है मुतमिद खान ने। मुतमिद खान ने लिखा है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो कौन था शौकीन बीड़ा बजाने का? ये थे औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब बीड़ा बजाने का शौकीन था। आपको एक बात और याद रखनी है कि औरंगजेब बीड़ा बजाने का शौकीन था, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इसने ही अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा शासक था जिसने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन वह बीड़ा बजाने में निपुण था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या घुमा के भी पूछ लिया जाएगा। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारत का वह कौन संत कवि था जिसने षड दर्शन, यानी कि षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक्ष के मार्ग का अनुमोदन किया? तो वह कौन थे? वह थे दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से खालिस्तान है के द्वारा शुरू की गई, यानी कि किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो अधिकतम भाग जो था किस वस्तु का था? ये था सूती वस्त्र का, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कभी कभी यहाँ से और प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको एक चीज याद रखनी है कि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं मुगल काल में कौन कौन सी थी। इनको एक बार देख लीजिए। चीनी, कपड़ा, अनाज, सोरा, लौंग, कपूर, केसर, चंदन, काली मिर्च आदि जो थी, आदि वस्तुएं जो थी ये भारत से निर्यात हुआ करती थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी। तो ये कहाँ पर थी? ये थी कहाँ पर? समरकंद में। समरकंद, ठीक है। कहाँ ले गया? समरकंद में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। तो ये निजामुद्दीन जुनैदी जो था ये किसका प्रसिद्ध वजीर था? ये था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? तो मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? ये थे निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिले अल्लाह को राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है बलबन से। बलबन से इसने पैबोस और सिजदा की व्यवस्था जो है उसको भी दरबार में लागू किया। ये भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बनते हैं। आप लोग जो है दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बरनी का तारीख फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य था। तो वह क्या उद्देश्य था? वह था फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। तो वर्णी का तारीख फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य फिरोज शाह तुगलक को खुश करना था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो कौन सा सुल्तान था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग काव्य की रचना की? तो कौन है जिसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग काव्य की रचना की है? ये है जाफर जास्टली जास्टली, ठीक है, जटली भी कहते हैं इनको, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की और वह सल्तनत काल का जो है प्रथम सुल्तान बना जिसने खलीफा की उपाधि धारण की? ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम सुल्तान बना था, सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने खलीफा की उपाधि धारण की। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, इसने खलीफा की उपाधि धारण की और ये प्रथम सुल्तान था। ये आपको याद रखना है। और अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो इसने कब तक शासन किया? 1316 से 1320 तक, 1316 से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? तो चोल काल में उदासीन वरियम जो है ये किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए एक बार और इनको लगाने का भी प्रयास कीजिए। ये संबंधित था विदेशी संबंध विभाग से, विदेशी संबंध विभाग से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री इनमें से कौन था? तो ये था कदम्बदास, कदम्बवास, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो कौन सा चोल शासक है जिसने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तम चोल, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम, ऑप्शन सी है राजधिराज, ऑप्शन डी है राजेंद्र चोल। तो कौन थे ये? ऑप्शन ए सही है, यानी कि उत्तम चोल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो इनमें से कौन है जो राजा घोषित हुआ युद्ध भूमि में? देखिए, कोपम युद्ध चल रहा था जिसमें राजाधिराज की हत्या हो जाती है। उसके बाद राजेंद्र द्वितीय जो है अपने आप को राजा घोषित करते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र द्वितीय। नेक्स्ट है, इतिसिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन सा स्थान है ये स्थान है नालंदा। कौन सा? नालंदा, लेकिन ऑप्शन में नालंदा नहीं है। तो ये स्थान कौन सा है? मृगशिखवन को ही क्या कहते हैं? नालंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? नालंदा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? गुप्त काल में भुक्ति किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था किसको? राज्य को भुक्ति कहा जाता था। और जो भुक्ति है इसको भुक्ति को क्या कहा जाता था? भुक्ति को कई रूपों में विभाजित किया। देखिए मैं बताता हूँ आपको। भुक्ति को विभाजित किया जिलों में और जिलों को क्या कहा जाता था? ये आपको याद रखना है। जिलों को कहा जाता था विषय। क्या कहा जाता था? विषय। और विषयों को कई रूपों में विभाजित किया गया और विषय को क्या कहा गया? तहसीलों में विभाजित किया, जिसे कहा गया क्या? तहसीलों में विभाजित किया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तहसील। जिलों को तहसीलों में विभाजित किया गया और इन तहसीलों को क्या कहा गया? इनको कहा गया वीथी। क्या कहा गया? वीथी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्राम जो थी ये सबसे छोटी इकाई थी। और यहाँ पर जो है प्रशासक कौन हुआ करता था? ग्रामीणी यहाँ का प्रशासक होता था। चलिए तो अभी हम क्या देखते हैं कि गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो ये थी राज्य। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? हेलेन। क्या था? हेलेन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? मैं आपको बता देता हूं, आपको याद रखना है। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में एक जगह है ललित पाटन। तो इन नगरों को किसने बसाया था? इन नगरों को बसाया था अशोक ने बसाया था, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर दिए गए कूट से सही उत्तर देखना है। तो यहाँ पर हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मौर्य किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? पिपली वंश से। किससे? पिपली वंश से संबंधित है, यानी कि ए का सेकंड। बुली संबंधित है किससे? अलकप्त से, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हम दो को मिलान करके ये हमारा ठीक होता है या नहीं। तो पहले का सेकंड और दूसरे का फर्स्ट दो हैं,
तो यहाँ से हमें और लगाना पड़ेंगे। कलाम, कलाम जो है किससे संबंधित है? कलाम जो संबंधित है ये है केशपुत्र से, केशपुत्र से। और भग्ग संबंधित है सुंसमार गिरी से, सुंसमार गिरी से। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन सही है ए। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, तो कौन सा है? ये है प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? तो किसके माध्यम से करता था? ये करता था नायकाचार के माध्यम से, महानायकाचार के माध्यम से। और अगर प्रांत में, तो प्रांत में सूबेदार के माध्यम से जो है और अपना नियंत्रण स्थापित करता था। सूबेदार को नायक कहते हैं, सूबेदार को नायक कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो कौन से देवता हैं जिनका बोगज कोई अभिलेख में नाम नहीं मिलता है? वह है कौन? अग्नि, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा है कि वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए खाली स्थान है शब्द का प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है? ये होता है उर्वरा, उर्वरा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के स्थल से मिले हैं, तो अग्नि पूजा के साक्ष्य जो हैं ये मिले हैं कालीबंगा से, कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। तो कुछ जो है खनिज दिए गए हैं, इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में गया है। तो तांबा जो है, तांबा प्राप्त किया जाता था राजस्थान से। शंख कहाँ प्राप्त किया जाता था? ये किए जाते थे कच्छ से। लाजवर्द जो है, लाजवर्द ये कहाँ से प्राप्त होता था? ये होता था अफगानिस्तान से। वहीं सोना जो है ये प्राप्त होता था दक्कन से। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो हड़प्पा संस्कृति में किसकी पूजा नहीं होती थी? ये जो है विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं देखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा लोथल और चनहूदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो कौन सा है? ये है मणि निर्माण, मणि निर्माण, यानी कि ऑप्शन बी सही है। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया है? तो कौन सी भाषा ने ये किया है? अक्काडियन ने। किसने? अक्काडियन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। अगला है गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? ताम्रण पाषाणिक संस्कृति से, यानी कि ताम्रपाषाण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं, सॉरी, तो ये कहां से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं मैदहा से। कहां से? मैदहा से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है लिंग सुगुर को, लिंग सुगुर को, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं। होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, वेरी इजी प्रश्न। तो कौन सा है ये? ये है होमिनिड, होमिनिड कहते हैं। ठीक है, मानव सादृश्य दिखने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो होमिनिड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ, जिसमें वामपंथी व दक्षिणपंथी समूहों, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1429 में, 1429 में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया है? तो इनमें से कौन थे जिन्होंने सुझाव दिया है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लिए कि बंगाल में बहिष्कार जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों हुआ, यानी कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार क्यों हुआ। इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब होता है? तो बंगाल विभाजन को आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हों आप लोग याद कर लीजिए। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। और किसने किया था ये विभाजन? ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने किया था।
और इसी में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और सबसे पहले बहिष्कार किसने किया था? ये जो थे कृष्ण कुमार मित्र की जो पत्रिका थी संजीवनी, उसने किया था। कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने सर्वप्रथम बहिष्कार के लिए कहा था। तो ये जो है प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिए। ये था हमारा अंतिम प्रश्न, यानी कि हमने टोटल 60 प्रश्न यहाँ पर कवर किए हैं। अब मैं आपको देता हूँ 2 बोनस प्रश्न, आप लोग जो है इनको लगाने का प्रयास कीजिए। और अभी तक आपने 60 प्रश्न लगाए हैं, उनमें से कितने आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है और अपने आप का मूल्यांकन अवश्य करें। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेल्युलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई? तो आप देख लेना कौन सा केस है जिसके माध्यम से उनको भेजा, जिसकी वजह से उनको भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है लियाकत अली खान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको उसको देखकर कमेंट बॉक्स में और जो है आंसर आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि इससे जो है हमें पता चलता है कि आप लोग जो है हमारी वीडियो के साथ इंगेज हैं और जो है आप अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता है। आप लोग इसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।